पंडाल में किसी ने आग लगा दी। जल्दी बुझाओ। पंडित जी! पंडित जी, ये क्या बदतमीजी है? धार्मिक लोगों के धर्म की धज्जियां उड़ा गए तो ऐसा ही होगा। पंडित जी, ये सब पाखंड बंद कीजिए। तू बंद कर दे। बुझा हवन कुंड की अग्नि, है मत। आप एकदम सही कह रहे हैं। हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं है कि हवन कुंड की अग्नि को बुझाए। ऐसा क्यों है वो तो पता नहीं। अपने आदमियों को समझा दीजिएगा, ज्यादा कूदे ना तो भले ही हम इस कुंड की अग्नि को ना बुझा पाए, लेकिन इन लोगों को आग लगा देंगे। फिर बुझाते रहिएगा। चलो भाइयों। भीमराव, ये परिवर्तन की शुरुआत है, अभी और वक्त लगेगा। सतारा को, समाज को और देश को सुधरने में। तब तक तुम्हें और तुम्हारी जाति के लोगों को ऐसे ही संघर्ष करते रहना होगा। बाबा, मैं अब जा रहा हूँ बाबा। वो और बाकी सबसे तो मिल नहीं आए, बस आप लोगों से मिलना रह गया था। अब वक्त आ गया है कि सब अपना अपना रास्ता चुन ले। आपने भीम के लिए शिक्षा का रास्ता चुना है, अब मैं भी अपना खुद का एक रास्ता बनाने जा रहा हूँ। बाला भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम समझो, जाने दो मुझे। मैंने बाबा से पहले ही बात की थी। भीम, उसे जाने दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की है बाबा, हो सके तो माफ कर देना। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, हो सके तो उसे भुला देना। बस इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारा एक बाबा है जो हर समय तुम्हारी चिंता करता रहेगा और इस बात की कामना करता रहेगा कि तुम जहां भी रहो सकुशल रहो, खुश रहो। नहीं बाबा, आपकी डांट में जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि यही तो एक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। और अगर आपसे दूर रहकर मैं एक अच्छा इंसान बन पाया तो लौटकर जरूर आऊंगा बाबा। हम तुम्हारे आने का हर दिन इंतजार करेंगे। बस अपना ध्यान रखना। और आप भी बाला भैया।
तू साइंस पढ़ेगा। शक्ल देखी है अपनी। अब एक छोटी जात का व्यक्ति जिस माइक्रोस्कोप में अपनी आंख डालकर देखेगा, उसी माइक्रोस्कोप में मैं भी अपनी आंख डालकर देखूंगा। सच कहते हैं छोटी जात के व्यक्ति ना हमारी पैर की जूती के बराबर होते हैं। इन्हें हमारे जूते की ही भाषा समझ में आती है। साहिब मेरे भीम, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोशी को हाथ लगाने की? घेर लो इनको। चलो। खबरदार, अगर भीम को किसी ने हाथ भी लगाया तो। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम लोग। मुट्ठी भर हो, कब तक बचा लोगे इसे? हम लोग मुट्ठी भर नहीं है जोशी जी, हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। कभी गिन के देखना, पता चलेगा हम उतने हैं जितने आप सारे लोगों के सर पे बाल भी नहीं होंगे। घेर लो इनको। रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्यों लड़ रहे हो आपस में? कोई बताएगा भी? गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। आप कीजिएगा गुरुजी, लेकिन ये कॉलेज है, कोई धर्मनाशक संस्थान नहीं। हमने पहले ही कहा था इस भीम को दाखिला मत दो। अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। ये उचित नहीं है। ये कॉलेज सभी के लिए है, इसे धर्म जात से मत जोड़िए। क्यों ना जोड़े? ये सिर्फ 2-4 विद्यार्थी है और बाकी सैकड़ों ऊंची जाति के हैं जिनके बल पर हमारा कॉलेज चलता है। अगर इन 2-4 की वजह से बाकी सब लोगों ने कॉलेज आना बंद कर दिया तो कॉलेज टूट जाएगा, देख लेना। मेरे पास जो आएगा मैं सबको पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन फिर साइंस ही क्यों? इतिहास और भूगोल क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस ऊंच नीच का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या फिर ये सब आप जैसे लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना के रखा है। कितनी ताज्जुब की बात है ना गुरुजी। पहले आपने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वो आपकी भाषा है, अगर मैं उसे पढ़ूंगा तो वह अशुद्ध हो जाएगी। और अब आप साइंस भी नहीं पढ़ने देना चाहते। आखिर पुरातन और आधुनिक दोनों से काट कर हमें बीच में क्यों रखना चाहते हैं आप? लेकिन इतिहास और भूगोल विषय नहीं है क्या? है ना। लेकिन इतिहास में हम अपने पूर्वजों की वीरता, उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियों को पढ़ते हैं, गर्व करते हैं और प्रेरित होते हैं। लेकिन मेरे जैसे के लिए आपके इतिहास में क्या रखा है? हम तो आपके इतिहास की किताबों में भी शर्मनाक जीवन जीने वाले लोग हैं। उस इतिहास के हर पन्ने पर हमारी दास्तां, हमारी जानवर की तरह जीवन जीने की कहानियां भरी पड़ी है। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। तुम अपने मवेशियों को धो, नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो पानी इनका हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से बुआएंगे? तुम्हें तो दुर्गंध की आदत हो गई होगी। अब इससे हम गर्व करेंगे या प्रेरित होंगे कि सैकड़ों साल हम आपकी बनाई सामाजिक व्यवस्था में आपके गंदे कफ और थूक से भी बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त है। बताइए।
गुरुजी, राजा तो बदलते गए, लेकिन हमारा जीवन कभी नहीं बदल पाया। ऐसे इतिहास को पढ़े हम, क्या मिलेगा हमें आपके इतिहास से? और उस भूगोल को पढ़ने से भी क्या मतलब गुरुजी, जिसमें हमारी कोई जमीन ही नहीं हो। दिख रहा था आज बाहर, चाल का हर आदमी भीम के साथ थाने जाने के लिए तैयार था, लेकिन तुम, इतने साल हो गए जीजा भाई, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम भीम के लिए अभी तक नहीं बदली। बदला तो भीम भी नहीं है मेरे लिए, और ना ही भीम को लेकर आपका मेरे प्रति व्यवहार। वैसे तो आप इंसान की आजादी, उसकी मर्जी, उसके पसंद की पैरवी करते रहते हैं, लेकिन इतने सालों से भीम को लेकर आप मुझ पर दबाव बनाते रहे हैं कि मैं उसके पीछे खड़ी हो जाऊं, उसके हर फैसले में आंखें मूंदकर हामी भरती रहूं, उसे सही मान लूं, जैसे कि ये मेरा फर्ज है। लेकिन नहीं, ना इतने सालों में मैंने आपकी बात मानी है और ना आगे मानूंगी। आप जो चाहे समझे। पता नहीं जीजा भाई, जब तुम लोगों के मुंह से भीम की तारीफ सुनती हो, उसके लिए जय जयकार सुनती हो, तो तुम्हारा पत्थर दिल पिघलता क्यों नहीं है? आप जानते हैं, भीम के अलावा आपके किसी भी बच्चे से मुझे कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई घृणा नहीं है, लेकिन फिर भीम से ही क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पति के पास भीम जैसा कोई बेटा है, जिसके रहते मेरे पति को उसकी दूसरी पत्नी से संतान की कोई अपेक्षा नहीं है। क्या हुआ रमा? देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अभी बोल रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपके लिए कभी भी खड़ी हो जाऊंगी। वो न्याय वाय के लिए नहीं खड़ी रहूंगी, बस आपके लिए। वो न्याय अपने रास्ता देखे और मैं अपने रास्ता। देखो रमा, न्याय के लिए खड़े होना सबसे बड़ी बात होती है। पति के लिए खड़े होने से भी बहुत बड़ी बात। हाँ हाँ, पति के लिए खड़े होने से भी बड़ी बात। मैं नहीं मानती। रमा, जो लोग न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनके ऊपर समाज भरोसा करता है, उनका कद बड़ा हो जाता है, और दूसरों का भरोसेमंद बनकर जीवन जीने का सुख और संतोष अलग किस्म का होता है। मुझे अपने बालों से जुए निकालने हैं। क्या? बड़े बड़े बाल रखेंगे तो समझ में आएगा बालों में जुए होते हैं तो कितना काटती है। और फिर न्याय से भी ज्यादा जरूरी सर खुजलाना होता है। कंघी दो, मैं तुम्हारे बाल झाड़ देता हूँ। आप? हाँ, तो क्या हुआ? आओ, बैठो। देखिए, आप दीजिए न्याय का साथ। बनिए समाज का भरोसेमंद आदमी। चाहे जितने बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन पत्नी के लिए समय निकाल लीजिए। किस लिए? जुए निकालने के लिए।
बुआ बस बस, सुखी रे बेटा। मंजुला, ऐसे ही आती जाती रहना। अरे हाँ, तेरे पति तो काम के सिलसिले में तुलसा के वहां आते जाते रहते हैं ना? एक संदेशा तो भिजवा देना तुलसा को, कहना कि जब भी समय मिले तो एक बार बुआ को मिलकर आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। मंजुला, जाते हुए ये अचार ले जाना। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत है? हम हमारी ननद का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, मेरी भाभी के पाँव भारी हैं, तो उससे ज्यादा जरूरत है अचार खाने की और ख्याल रखने की, अपना भी और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी। ठीक है? ख्याल तो रखती है, लेकिन क्या करे, रमाबाई को घर का कामकाज आता नहीं है, इसलिए सारा काम इसे ही करना पड़ता है। मैं भी तो कोशिश करती हूँ। हाँ, सब्जी में नमक कभी कम और मिर्चा ज्यादा डाल देती हो। पता है दीदी, जब हमारी रमाबाई रसोई में जाती है ना, तब तो हम सब डर ही जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन मैं भी तो कोशिश करती हूँ, और वो कहते हैं कि कोशिश करने वाला ही अंत में जीतता है। और देखिएगा दीदी, मैं भी आपके जैसा एक दिन बढ़िया खाना बनाने लगूंगी। यही तो हो रहा है इस घर में। तुम्हारा पति भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, दिन रात बस पढ़े जा रहा है कि पता नहीं एक दिन कौन सी क्रांति ला लेगा। और तुम ये सोच रही हो कि एक दिन अच्छा खाना बनाना सीख लोगी तो पता नहीं कौन से तीर मार लोगी। तब तक इस घर में कोई बचना तो चाहिए। मैं आई कम इन सर? आओ। भीमराव, तुम लोग यहाँ? इस वक्त तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। गुरुजी ने क्लास में जाने ही नहीं दिया सर। क्यों? इस उच्च कोटि के विषय को पढ़ने के लिए व्यक्ति भी उच्च कोटि का होना जरूरी है। अगर विज्ञान की कक्षा में पढ़ना है तो हमारे साथ पूजा करनी होगी और ये अपना शुद्धिकरण करना होगा। यस सर। भीमराव, तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है? इसीलिए सर क्योंकि ये विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, और पढ़ाई अच्छे से हो ये सुनिश्चित करने वाले भी होते हैं। सर, इसके अलावा यहाँ किसी जात, धर्म, सांप्रदाय का कोई स्थान नहीं। और हमें ये भी समझना होगा सर कि ये विद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं है कि कट्टर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शिक्षा से जुड़े फैसले लिए जाए या फिर धार्मिक शुद्धिकरण, अशुद्धिकरण जैसे क्रियाकलाप किए जाए। सर, यहाँ पर सभी धर्मों के छात्र हैं, अध्यापक है, सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। फिर यहाँ पर पढ़ने और ना पढ़ने के लिए किसी एक धर्म को आधार क्यों बनाया जाता है सर? क्यों ना हम धर्म को ही इस विद्यालय से बाहर रखें और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की बातें करें। शिक्षा के मापदंडों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय करें, ना कि धार्मिक शुद्धि और अशुद्धि के आधार पर। इसीलिए प्रिंसिपल सर, एक विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा पूरा हक है। मैं चाहे जो विषय चाहूं उसे पढ़ सकता हूं, और उसके लिए मेरा चयन मेरी प्रतिभा को देखकर किया जाए, ना कि मेरी जाति को देखकर। तुम्हारे कहने से कोई अपने धर्म को विद्यालय के बाहर छोड़कर नहीं आ सकता, बल्कि वो अपने साथ लेकर आ सकता है।
धर्म, कुल, जाति इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे वो अपने घर में हो, विद्यालय में हो या मृत्युशैया पर हो। हमारे धर्म, कुल, जाति ये सब हमें अनुमति नहीं देते कि छोटे कुल के जाति ऊंचे कुल के लोगों के साथ विज्ञान पढ़ सके। विज्ञान की कक्षा में एक ही यंत्र से अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। भीम का छुआ हुआ और कोई कैसे छुएगा? सही कह रहे हैं गुरुजी, हम इन छोटी जात का छुआ हुआ यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं प्रिंसिपल सर, ये बात सही नहीं है। ये छुआछूत का कैसा बात करते हैं ये लोग, विच इज नॉट गुड। दबक सर, आपका तो धर्म ही दूसरा है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। मैं तो आप ही के धर्म का हूँ और उच्च कुल का भी हूँ अजिंक्य राव जी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि भीमराव सही कह रहा है। अरे हमें तो शर्म आती है कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। शिक्षा सबसे बाद में आई थी और धर्म सबसे पहले। इसलिए प्रिंसिपल सर, हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे और इस मांग के लिए हम हड़ताल करेंगे। बचपन से यही सब होता आ रहा है मेरे साथ। लेकिन प्रिंसिपल सर, फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे पढ़ने दिया जाए। एक दिन इस विद्यालय को मुझ पे नाज होगा। पढ़ाई में इतनी मेहनत करूंगा मैं कि सब लोग पूछेंगे, भीमराव तुम कौन से विद्यालय में पढ़े हो? जैसे प्रिंसिपल सर मेरे एडमिशन के दिन इसी जगह पर आपने कहा था। भीमराव, मुझे नाज है तुम पर कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ेगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में जो ये नंबर लाए हैं उससे ना सिर्फ बॉम्बे, कर्नाटका में भी सबसे ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में ये शामिल हो गए हैं। उसके साथ ही अपनी जात में मैट्रिक करने वाले ये पहले स्टूडेंट हैं, और वो भी इतने अच्छे नंबर के साथ। इससे ना सिर्फ तुम्हारी बिरादरी को, हमें भी तुम पर गर्व है। इसके लिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये किताबें, कॉपियां और ये पेन गिफ्ट करता हूं। प्रिंसिपल सर, अब जब मुझे पढ़ने से रोका जाएगा तो मैं क्या करूं उस किताब का, कलम कॉपी का और उस सम्मान का? बंबई, कर्नाटक के लोगों में क्या संदेश जाएगा? फिर इनाम की चीजें फेंक दे भीमराव। इससे संदेश यही जाएगा कि तुम छोटी जात के लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी शान से एक इंसान का हक छीनने का ढिंढोरा पीट रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है किसी के प्रगति करने के हक पर अपने अहंकार का हथौड़ा चलाते हुए? क्या ये भी समझ में नहीं आता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो? भैया, 1 पैसे की मिर्च और 1 पैसे का पालक देना। लगता है कि छोटी जात वाली है। और तुम यहाँ पे सब्जी खरीदने कैसे आई? ए, चल दूर हट। क्या हुआ काकी? मुझे सब्जी खरीदने दीजिए ना। चाहे मैं जिस जात की हूँ, किसी को परेशान तो नहीं कर रही हूँ। ए, काकी किसको बोली तू? चल दूर हट। मेरी चैन, मेरी 4 तोले की सोने की चैन थी, वो नाले में गिर गई। इसकी वजह से मेरी चैन नाले में गिर गई। छोटी जाति की, हाँ? चल चैन निकाल के दे मेरी। मैं क्यों निकालूं? आपकी चैन मेरे कारण नहीं, इनके कारण गिरी है। अरे तू यहाँ आई ही क्यों? मैं तो यहाँ सब्जी खरीदने आई थी। तेरी सब्जी गई नाले में। तू पहले मेरी चैन निकाल के दे, चल। आपकी चैन मेरी गलती से नहीं गिरी है, मैं नहीं निकालूंगी। अरे गलती किसी की भी हो, है तो तू ऐसी ही जात की ना, और फिर तुम लोग गंदगी वंदगी में जाते रहते हो, तो इस नाले में जाने को तेरे क्या दिक्कत है? चल निकाल के दे, चल। मैं नहीं निकालूंगी। आज मैं भी देखती हूँ कि तू चैन निकाले बिना कैसे यहाँ से जाती है। चल छोड़िए, छोड़।
निकाल के दे। चल निकाल के दे मेरी चेन। क्या हो रहा है ये सब? आप मेरी पत्नी के साथ ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो तू है इसका पति, ठीक किया तू भी आ गया। एक काम कर, तो इस नाले में घुस कर चैन निकाल कर दे दे। नहीं। तो हम तेरी पत्नी को छोड़ देंगे। चल निकाल कर दे। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने धक्का मारा और ये सब हो गया। देखिए, आप लोगों को हमसे, हमारी जाति से, हमारे छूने से इतनी घृणा होती है, तो आपने इसे धक्का ही क्यों दिया? और अगर आपको हमसे इतनी घिन आती है, तो क्या इस नाले में निकली चेन से घिन नहीं आएगी? इस बदबूदार नाले से निकली हुई चेन को आप फिर से गले में कैसे पहन सकती है? चल रमा घर। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे छोड़ो मुझे, रमा! छोड़िए ना मुझे, रमा! ऐसे कैसे जाने देंगे? जब तक मुझे मेरी चेन नहीं मिलेगी ना, तो कोई कहीं भी नहीं जाएगा। छोड़िए। रख। तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, तू चैन निकाल कर देगा या नहीं? चाहे आप मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन उस गंदे नाले से मैं चैन नहीं निकाल सकता। तुम्हारी जान लेकर हम क्या करेंगे? छोटी जात के होकर गंदगी में जाने से मना करते हो? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। रुक, अभी तेरी अकड़ उसी गंदगी में निकालता हूँ। क्या करते जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्या? छोड़िए। अभी इसी गंदगी में जाकर चैन निकाल कर दो, वरना ये सारी गंदगी तुम्हारी पत्नी पर डाल दी जाएगी। फिर ऐसे ही जाना अपने घर, और रास्ते में तुम्हारी पत्नी को कीचड़ से सने कोई देखे तो कहना कि तुम अपनी हैसियत भूल गए थे। मत कीजिए ऐसा, रुकिए ना, छोड़ो मुझे, रुकिए ना आप, रुक जाइए। आपको चेन चाहिए ना? मैं लाकर दूंगा आपको गंदे नाले से वो चेन। नहीं, आप नहीं जाएंगे उस गंदे कीचड़ में। नहीं रमा, जात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति होने का कर्तव्य जानता हूँ मैं लाकर दूंगा वो चेन। नहीं, आप नहीं जाएंगे, छोड़िए मुझे। तू कहीं नहीं जाएगी जब तक मुझे मेरी चेन न मिल जाए। और वैसे भी घर जाकर तो शुद्धिकरण करना ही है।